रेडी? ओके, गुड मॉर्निंग। रेडी? एवरीथिंग इज क्लियर? ये जस्ट वेट 1 मिनट। ये फॉन्ट और बड़ा। ओके, क्लियर? रेडी? इसको देखो। ओके, नाउ वी आर इन थर्ड टॉपिक। सारे लोग नोट करो। टॉपिक नंबर थर्ड, सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव और कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी नोट कर लेना है। अंग्रेजी में नोट कर लेना है कि अंग्रेजी में क्या है। तो इसमें है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टिजनशिप है, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। सिलेबस में ये शब्द वर्णित हैं। क्लियर? और क्रमिक रूप से देखने का प्रयास करते हो। ओके, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वेरी गुड, अच्छी आदत है, वेरी गुड। घर परिवार में भी सबको सुबह उठ के पहले बड़े बुजुर्गों को गुड मॉर्निंग बोलो और उनका आशीर्वाद भी ले लिया करो, तो कुछ ज्यादा ही फल मिलेगा। क्लियर है? ओके, त्रिपाठी जी भी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, नाउ शुरू करते हैं। देखो, पहला शब्द है, जो सिलेबस की पहली स्पष्टता को देख लो आप। इसमें जो यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में शब्द लिखा हुआ है अभिरुचि। अंग्रेजी में शब्द है एप्टीट्यूड। हमने इसका अनुवाद यहां पर अभिक्षमता कर दिया है कि यह शब्द ज्यादा बेहतर है एप्टीट्यूड के अनुवाद के रूप में। तो अब पहली बात कि अभिरुचि नहीं लिखोगे, पहले सिलेबस के शब्दों की बारीकियों को देखो, कहां कहां गलती है। तो पहले सिलेबस को देख लो। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, आप सिविल सेवा के लिए अभिरुचि नहीं लिखोगे, लिखोगे सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता तथा बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य मतलब फाउंडेशनल वैल्यूज। तो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस करेक्ट है अनुवाद। इम्पार्शियलिटी का अनुवाद ठीक है, सत्यनिष्ठा, वेरी गुड। नॉन पार्टिजनशिप, भेदभाव रहितता, ओके, अंग्रेजी में ध्यान रखना। हिंदी में अनुवाद बदल सकता है नॉन पार्टिजनशिप का, ध्यान रखना। इंटीग्रिटी का अनुवाद सत्यनिष्ठा करेगा। अब चूंकि थर्ड नंबर टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, तो पहले शब्दों को देख लेते हैं और फिर उसको विस्तार देंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अब तुरंत मत पूछना कि नॉन पार्टिजनशिप क्या है। अभी पहले शब्द को केवल मैं बोल रहा हूं, बाद में उसका विस्तार देंगे। भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, गैर तरफदारी है,
इम्पार्शलिटी है और नॉन इम्पार्शलिटी है भेदभाव रहितता का अनुवाद, नॉन पार्टिजनशिप है गैर तरफदारी का अनुवाद। उसके बाद देखो अनुवाद में गलती क्या हो रही है, सारे लोग ध्यान से देखना। और मैं यूपीएससी के शब्दों की गलती को यूपीएससी के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। कई लोग 6 महीने पढ़ लेते हैं, आईएएस की तैयारी कर लेते हैं, अभी भी उनके दिमाग में भ्रम है, उनको पता नहीं है कहां गलती हो सकती है। शब्द की बारीकियों को देखो, यहां लिखा हुआ है निष्पक्षता, लिखा हुआ है निष्पक्षता सिलेबस में, अंग्रेजी अनुवाद है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का सही अनुवाद होना चाहिए वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता लिख लेना अलग से, ऑब्जेक्टिविटी का सही अनुवाद होना चाहिए वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ क्या मतलब है डिटेल से बाद में बताएंगे, अभी लिख के केवल छोड़ दो, ठीक है। गुड मॉर्निंग अब लिखना हो गया, अब फोकस करो यहां पे, बाद में गुड मॉर्निंग अब होगा। जय हिंद, ओके क्लियर। तो ठीक करना, निष्पक्षता की जगह पे कर लेना वस्तुनिष्ठता। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव करेक्ट है। कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, वहां अनुवाद कुछ और दिया है, मैंने करेक्ट करके लिख दिया है, इसका मतलब है इंपैथी। इंपैथी करेक्ट अनुवाद है, इसको ठीक कर लेना। सहिष्णुता टॉलरेंस ठीक है, करुणा कंपैशन ठीक है। कुछ जगहों पे उल्टा पुल्टा अनुवाद है, और कैसे है मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो आप। हाँ ठीक है, सिलेबस लेके बैठा करो। जब पहले दिन ही मैं सिलेबस दे चुका हूं, उसको एक डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, और प्रिंट आउट लेके अपने एक अलग से पेज हमेशा रखो, पढ़ते वक्त वो पेज सामने रहना चाहिए। इतनी व्यवस्था तो करके बैठोगे। एक अलग से एक छोटा सा आता है आर्टिकल कि उस पर अपना पेज को चिपका दियो, पेज सामने दिख रहा है कि सिलेबस ये है, 3rd नंबर के टॉपिक में ये पढ़ना है। अच्छा ठीक है, सिलेबस लेके बैठा करो, सीधी सी बात है। जब मान लो यहां पे कठिनाई, आप दिमाग लगा के अपनी कठिनाई दूर कर सकते हो ना। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है कि थोड़ा और बड़ा कीजिए, थोड़ा छोटा है दिख नहीं रहा है, सिलेबस लेके बैठ सकते हो, आराम से काम कर सकते हो, अपना दिमाग लगाओ, सिलेबस को याद कर लो। छोटा है तो बड़ा मैंने कर दिया, बड़ा करते वक्त तब टाइम लगा थोड़ा सा, अब लो बड़ा और कर देते हैं। लो ये देखो, अब बड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब जिसको चक्षु विकार होगा उसको भी दिखाई दे जाएगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। क्लियर। सिविल सेवा के लिए विषमता तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। इंग्लिश का अनुवाद, इंग्लिश के टर्म्स बिल्कुल सटीक हैं, हिंदी अनुवाद को लेकर प्रॉब्लम है। और कैसे प्रॉब्लम है मैं अभी पहले दिखा देता हूं, फिर उन शब्दों को क्लियर स्क्रीन नहीं हो रहा है। अब क्लियर स्क्रीन हो रहा है, ये बताओ अब ठीक है। अरे जो मैं इथिक्स का नोट्स देता हूं उसी को बाद में किताब बना लेना। 2 टॉपिक में दे चुका हूं, तीसरे टॉपिक आज मिल जाएगा, क्वेश्चन यहां पे डाला जा चुका है, उस सबको मिला दोगे किताब बन जाएगी। और 25 सितंबर को आईएएस का पेपर उस दिन लेके, 25 सितंबर को तो ऑप्शनल का पेपर है, सितंबर के एंड में ही पेपर है, इथिक्स का भी पेपर होगा, उसमें बैठना। अब देखो मैं दिखा रहा हूं कहां प्रॉब्लम है, देखो आप सारे लोग थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या प्रॉब्लम है, यूपीएससी का प्रॉब्लम है। मान लो, गौर से देखना, सारी जानकारी एक तरफ और जो मैं अभी बता रहा हूं ये जानकारी एक तरफ है। मान लो आप निष्पक्षता यहां पढ़ लिए बड़े अच्छे से, बहुत तैयारी कर लिए, जानदार तैयारी, और निष्पक्षता का अनुवाद किया है यहां पर ऑब्जेक्टिविटी।
निष्पक्षता का अनुवाद अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिविटी, हिंदी में लिखा हुआ है निष्पक्षता, और भेदभाव रहितता का अनुवाद किया हुआ है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का अनुवाद भेदभाव रहितता किया हुआ है। मान लो अगर पूछ ले निष्पक्षता क्या है, तो बेसिकली आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, और निष्पक्षता क्या है और आप लिख दोगे इम्पार्शियलिटी, तो कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सिलेबस में उल्टा पुल्टा हिंदी अनुवाद है। गांठ बांध लेना, करेक्ट करना है, हमें सही रूप में लिखना है। तो सिलेबस में बता रहा है निष्पक्षता ऑब्जेक्टिविटी का अनुवाद है, और ये देखो, ये पहले ही टॉपिक में दिखा रहा हूं, पहले क्वेश्चन में देख लो, आया है निष्पक्षता, ये देखो आया है निष्पक्षता और अनुवाद किया है इम्पार्शियलिटी। यहां इम्पार्शियलिटी का अनुवाद निष्पक्षता है, इम्पार्शियलिटी इज ट्रांसलेटेड एज निष्पक्षता। और सिलेबस में देख लो, नॉन ऑब्जेक्टिविटी को ट्रांसलेट किया हुआ है निष्पक्षता, यहां ऑब्जेक्टिविटी को ट्रांसलेट किया हुआ है निष्पक्षता। और यूपीएससी सवाल पूछ रही है, इसका अनुवाद करती है निष्पक्षता, इसका अनुवाद किया है निष्पक्षता। निष्पक्षता कितनी दिक्कत होगी हिंदी मीडियम को, कहां कहां बचेगा वो। आपको ठीक करना है, आपकी जिम्मेदारी है। वो यूपीएससी के उल्टे निगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब से है तब से लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ट्रांसलेशन है तो है, आपको करेक्ट करके लिखना है, आपको जानना है कि कौन सा वास्तव में शब्द है। और अंग्रेजी को मानक मानोगे, हिंदी को बिल्कुल नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी का झंडा लेके चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूपीएससी में जब एग्जाम दोगे, किसी शब्द को लेकर दिक्कत हो हिंदी में, अंग्रेजी अनुवाद को मानक मानोगे। गांठ मान लेना हमेशा के लिए, इट शुड बी क्लियर। सर साइड स्क्रीन कट रही है, अब साइड स्क्रीन कट रही है तो मैं तो पूरा दिखा रहा हूं, देख लो। यहां पे थोड़ा छोटा कर दे, लो थोड़ा छोटा कर देते, और थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, अब ठीक है। अब बता लो, सारे लोग बोलो ठीक है। अब सिलेबस लेकर बैठने में दिक्कत है। मान लो चौथे टॉपिक में मैं जाऊं और फिर से सिलेबस को लेकर हो, एक पेज का सिलेबस जीरोक्स करा के नहीं रख सकते हो, इतनी तो फुर्सत जरूर रही होगी। सामने अपने टेबल के सामने चिपका दो, इथिक्स चल रहा है, बार बार सिलेबस देखने की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? बोलो यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। अरे इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश में भी बिट्टू शर्मा, मैं इंग्लिश में भी नोट्स को दे रहा हूं जितना अपने पास है। हिंदी वाला तुलनात्मक रूप से इट विल ज्यादा सिस्टमेटिक होगा, वो तो दोनों में है, उसको देख लो आप, बिल्कुल सही। अच्छा, बोल रहा है कि सर 1 रुपया खर्चा हो जाएगा, कितना दिमाग लगा के बैठा हुआ है। बोल रहा है कि सर बाहर से पेज निकालने में 1 रुपया खर्चा हो, 1 रुपया बचाने के लिए तुला हुआ है। ये 1 रुपया बचा लेगा कि अगर सिलेबस बाहर से निकालेंगे तो सर 1 रुपया ज्यादा खर्चा हो जाएगा। समझो कितना ये ईमानदार व्यक्ति, कितना ये मतलब इनोसेंट है। अभी जाना होगा सिनेमा देखने तो बालकनी से नीचे नहीं उतरेगा, बालकनी में ही बैठेगा। और सिनेमा देखने जाना होगा तो 2 रुपए का पॉपकॉर्न 50 रुपए में खाएगा। माहौल बनता है ना, सिनेमा हॉल में 20 लोग देखते हैं, यदि ये पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ये पेप्सी पी रहे हैं, कोला पी रहे हैं, तो वहां 200 वैसे फूंक के आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक बैठी है ना, कई सारे लोग बैठे रहते हैं, उनको दिखाना है, तो वहां 200 फूंक देंगे। यहां 1 रुपया खर्च करने में, सिलेबस को निकालने में दिक्कत है। आईएएस की तैयारी चल रही है, बोल लो, और वहां दिखाने के चक्कर में 200 फूंक देगा। पता है कि 2 रुपए का पॉपकॉर्न है, वो जो भुट्टे को भूंज के भेजता है, गांव का आदमी 50 रुपए का खरीद नहीं सकता है, कहेगा ये तो सस्ते में मिल जाता है, 2 रुपए का है, ये बेवकूफ बना रहा है। मगर शौक से लोग खाते हैं, भले स्टाइल से लेकर चलते हैं सिनेमा हॉल में। चाल बदल जाती है सिनेमा हॉल में जब
एक हाथ में पॉपकॉर्न हो और दूसरे हाथ में पेप्सी का या कोला का कोई बोतल हो, तो ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस नजर आता है। वैसे लोगों को देख के आनंद लेना चाहिए, तनाव में नहीं आना चाहिए। अभी देखो कैमरा ठीक है, ये बोलो नागेंद्र, इज इट गुड? ठीक है। पहले समझ लो कि आप सबको अंग्रेजी के शब्दों को ध्यान में करके लिखना है। नंबर 1 चीज, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ज्यादा आप में से हैं हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले भी हैं, चूंकि ये दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल है ये। अब नोट करोगे अभिक्षमता, अभिक्षमता, अरे स्पीच, अभिक्षमता। अभिक्षमता जो है बिल्कुल अभी ठीक हो जाना चाहिए, अभी ठीक है, उसको करेक्ट कर दो। जो बच्चों का रिस्पॉन्स है वो ठीक हो जाए। अगर कोई विशेष प्रॉब्लम हो हमारे साइड से तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मैं अपने तरफ से बिल्कुल इसको ध्यान रखूंगा, ठीक है। अभी दिखना चाहिए एक बार, ठीक है। इसको सेट कर लो अच्छे से और चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्षमता जो है ये किसी व्यक्ति का, नोट करोगे, किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष क्षेत्र में। पहले इस तरीके से लिख लो तो अभिक्षमता क्या है समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक है व्हाट डू मीन बाय एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? तो क्या है एप्टीट्यूड? नया टेक्निकल टर्म है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य, इंटरनल कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी, इंटरनल पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी, सामर्थ्य को दर्शाता है। जिसको भविष्य में एक बार फिर से देखना, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का, ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष क्षेत्र में, इन ए स्पेसिफिक एरिया, अंतर्निहित क्षमता, इंटरनल कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी, सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको भविष्य में क्या करोगे? भविष्य में प्रशिक्षण प्लस वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड conducive एटमोस्फियर पॉसिबल टू एक्चुअलाइज इन फ्यूचर, साकारित किया जा सकता है। एक बार सारे लोग बोलना, थोड़ा रुक के इस पे 5 मिनट इस पे डिस्कशन करो और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला टर्म है अभिक्षमता। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष एरिया में जो उसकी अंतर्निहित क्षमता है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, सामर्थ्य है, उसको दर्शाता है, जिसको भविष्य में हम प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से, अच्छी सी ट्रेनिंग देकर, अच्छा सा वातावरण देकर भविष्य में साकारित किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति अभी कार चलाना नहीं जानता हो, मतलब योग्य नहीं है कार चलाने के, नहीं पता है, मगर उसके अंदर अभिक्षमता हो सकती है कि अगर उसको हम प्रशिक्षण ठीक से दे दें, थोड़ा वातावरण दे दें, तो बेहतरीन कार चलाना शुरू कर दे। हो सकता है जो 5-7 साल से कार चलाते हैं उनसे ज्यादा अच्छी कार वो चला ले, सीखा है नए तरीके से, परंतु उसके भीतर हो सकता है अभिक्षमता हो, सामर्थ्य हो। यूपीएससी भी आपका एग्जाम लेती है, ये सबसे पहले सीसेट, जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब अभिक्षमता। सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी एग्जाम लेती है, पीटी मेंस और ये,
इसके माध्यम से ये अभ्यर्थियों की, जो लोग परीक्षार्थी हैं, उनके भीतर की क्षमता और सामर्थ्य को भांपती है, परीक्षण करेगी कि क्या इसके भीतर कैपेबिलिटी है टू बी एन आईएएस ऑफिसर, क्या आप उसके भीतर पोटेंशियलिटी है आईएएस ऑफिसर बनने की। और भांपने के बाद, टेस्ट करने के बाद, आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के बाद कहेगी कि आ जाओ मेंस देने के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए बुला लेगी, और नाना प्रकार के टेस्ट के माध्यम से अंत में आपको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है एकेडमी में, बढ़िया वातावरण दिया जाता है, और फिर आप आईएएस के रूप में डिप्यूट हो जाते हो। शुरुआत में नहीं, कुछ दिनों के बाद डीएम के रूप में आ जाते हो। बोलो, आईएएस तो रहेगा, शुरुआत में तो हो सकता है कोई छोटा सा पोस्ट मिले, बाद में धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो अगर कोई पूछे अभिक्षमता क्या है, व्हाट डू मीन बाय एप्टीट्यूड, सो एप्टीट्यूड इंडिकेट्स internal capability or potentiality of a person in a specific area which is possible to be actualized in future through proper training and conducive atmosphere। उस एरिया में वो कुशलता विकसित कर ले। सारे लोग बोल लो एक बार, अभिक्षमता क्या है। क्लियर? बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम दो 2023 में, 24 में, 25 में, जब देना इच्छा हो जब दो। अनुराग पाल अनुभवी आदमी कहता, बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए। बोर्ड का कलर चेंज होगा क्या है? बोर्ड का कलर चेंज कर दे। व्हाइट पे ब्लैक दिखने में दिक्कत है क्या? रुको, मैं थोड़ा एक बार की तुम्हारे अनुभव है। अनुराग पाल कहता है सर थोड़ा बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिएगा ना, तुम्हें कलर बहुत पसंद है। अनुराग पाल ये थोड़ा अनुभवी आदमी होगा, टेक्निकल आदमी होगा ये। हाँ, अगली बार से चेंज कर देंगे, ठीक है अनुराग, अगली बार हो जाएगा, बट अभी फोकस करो। सर वेबसाइट्स पे क्लियर नहीं दिख रही है, टेक्निकल बातें हैं। हमसे टेक्निकल बात मत पूछो, हमसे पूछो एप्टीट्यूड क्या है। तो एप्टीट्यूड है किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। अब देखो, अब जितने वर्ल्ड में टॉप लेवल के एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में अब एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया है। एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण भांपा जाता है। जैसे मान लो अगर बैंक में क्लर्क की भर्ती करनी है ना, तो उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट की बात होती है, अभिक्षमता परीक्षण। क्योंकि क्लर्क को काम करना है, वो गुणा भाग और लाभ हानि, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो उसका काम देखेंगे तो टाइपिंग देखेंगे और अन्य चीजों को देखते हैं। कांस्टेबल अगर बनना है ना, तो वहां पे भी एक तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट है। को देखा जाएगा, बहुत तेज दौड़ लगा सकता है, लंबी छलांग लगा सकता है, उछल सकता है इतने फीट तक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब देखा जाता है। लगता है कि तो फिट है, क्योंकि काम ही ऐसा कांस्टेबल का। हो सकता है भाग दौड़ करना पड़े, कभी दौड़ के किसी अपराधी को पकड़ना पड़े, तो वहां किन लोगों की जरूरत है? जिनके अंदर ऐसी क्षमता हो, ऐसा सामर्थ्य हो कि थोड़ी लंबी रेस खदेड़ के भी पकड़ सके, जहां जरूरत हो तो जंप कर सके, उछल सके। तो वहां उस टाइप का टेस्ट लिया जाता है। यूपीएससी में हाई जंप और लॉन्ग जंप तो चेक नहीं होता है, आईएएस बनना है ना, और भी जो पोस्ट है, तो वहां हाई जंप, लॉन्ग जंप के, इतना लॉन्ग जंप होना चाहिए, इतना हाई जंप होना चाहिए, इतने मिनट में इतना मीटर आपको दौड़ना चाहिए, ये सब चेक नहीं होता है। यहां जरूरत अलग चीज की है, इसलिए यहां पे पीटी है, पीटी पास करो, उसमें सी सेट भी है, फिर अच्छे से लिखो, बढ़िया सा लिखने का टेस्ट होगा, बाद में आपके बोलने का टेस्ट हो जाएगा। 3 तरीके का टेस्ट हो रहा है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। और लगा कि नहीं आपके भीतर क्षमता है, इस बच्चे में सामर्थ्य है, तो जाओ मसूरी जाओ, अलग अलग जगहों पे जाओ, और वहां अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी। और फिर यूपीएससी कहेगी जाओ भाई फील्ड में जाओ, फील्ड में जाके ड्यूटी निभाओ। तो पहले टेस्ट किया, आपका सामर्थ्य पता चल गया तो चयनित कर लिया,
फिर आपको अच्छी ट्रेनिंग और वातावरण देकर फील्ड में डिप्यूट। ये है एप्टीट्यूड, दिस इज नोन एज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इंडिकेट्स इंटरनल कैपेबिलिटी and potentiality of a particular person in a particular area which is possible to be actualized in future through proper training and atmosphere. That's all. लिख लोगे, पहले बोल लो, इज इट क्लियर? अरे इंडियन फॉरेन सर्विस भी इसी में तो आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है। जनरली लोग क्रोनोलॉजी में यही भरते हैं ना, इसी थ्रू इसी एग्जाम से तो जाते हैं। कई लोग आईएफएस को भी एक नंबर पे भर देते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस को कई लोग टॉप पे भरते हैं, कई लोग उसको तीसरे चौथे नंबर पे भरते हैं। जनरली लोग दूसरे नंबर पे भरते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस को, आईएफएस। फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेन सर्विस। आईएफएस अलग है, फॉरेन सर्विस। अच्छा, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर, ये बताओ। मनंजय सिंह है। अभी हम लोगों ने अब वो देखा था एप्टीट्यूड, वो किसी व्यक्ति की सोच को दर्शाता है, पसंद को दर्शाता है, आपके ज्ञान को दर्शाता है, आपके कार्य को दर्शाता है। वो एटीट्यूड है, आपका कैसा एटीट्यूड है। आप किसी नेता को कोई मैं बोलूं फलाने नेता, जैसे मैं बोलूं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन रूस के, तो आपका एटीट्यूड होगा, लगता है बड़ा जबरदस्त आदमी है। कोई आदमी ऐसा बोल सकता है, खूब पसंद करता हो क्योंकि बड़े फिट आदमी है। और जो थोड़े यूरोपियन कंट्री से ज्यादा प्रभावित हो, कहेंगे ये आदमी ठीक नहीं है, अटैक कर दिया इन्होंने यूक्रेन पे, बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही, ठीक नहीं कर रही है। तो डिपेंड करता उनके बारे में आपकी सोच क्या है, आप पसंद करते हो कि नहीं करते हो। वो एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब बातें होती है। एप्टीट्यूड जो है ये आपकी काबिलियत को दर्शाता है, आपकी क्षमता को दर्शाता है, आपके सामर्थ्य को दर्शाता है, और जिसको भविष्य में हम ऐसा कर सकते हैं। ध्यान देना, इज इट क्लियर? बिल्कुल। वर्षा बोले खान सर फेवरेट है, बिल्कुल फेवरेट है, सबके फेवरेट है वो। वेरी गुड। सत्येंद्र कुमार बोले 27 में एग्जाम देना। 27 में देना ना, सब कुछ ठीक रहेगा तो 27 में देना, क्या दिक्कत है? इसका मीनिंग तो नहीं बदल जाएगा अभिक्षमता का कि 2027 में दोगे तो मीनिंग इसका कुछ नया मीनिंग आ जाएगा। सेम मीनिंग चेंज नहीं होने जा रहा। अभिक्षमता अगर है तो यही लिखोगे, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का विशेष क्षेत्र में, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए अभिक्षमता। क्लियर? ओके। अब देखो अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस को देखो जरा बारीकी से। लिखा हुआ है एट एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। ये पहला पॉइंट है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। उसके बाद कुछ और शब्द हैं, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप एक्सेट्रा। पहला सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता और बुनियादी मूल्य। तो इस पेज पे आ जाओ, थोड़ा नोट करना, थोड़ा थोड़ा रफ खींचते रहना, ध्यान देना। इस पेज पे लिखना, यहां लिख लो सिविल सेवा, सिविल सर्विस। यहां पे लिख लो अभिक्षमता। ठीक है, दिख रहा है मैं बोल रहा हूं तो उसके मेरे बोलने के आधार पे अनुमान लगा के लिख लो अभिक्षमता। अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड। क्लियर? अपने सिलेबस में आया है बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य शब्द आया है, फाउंडेशनल वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। और यहां पे लिख लो लक्ष्य, सिविल सेवा का लक्ष्य। सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। शब्द की बारीकियों को ध्यान देना। सिविल सेवा एक प्रकार से लोक सेवा है,
क्योंकि काम ही है सिविल सर्वेंट्स का जनता की सेवा करना। तो हम सिविल सेवक को लोक सेवक कहेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। ऑल सिविल सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट अनडाउटेडली, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके। इथिक्स, राजपूत जी बोल रहे हैं कि आई लाइक इथिक्स। तो लाइक करने से नहीं होता, ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इथिक्स। ठीक है, एक्ट करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। लाइक तो बहुत लोग करते हैं, एक्ट नहीं करते हैं। वो देखो, आप एक्ट करो। तो अभिक्षमता हम लोगों ने देख लिया। अभिक्षमता किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में जो उसकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसको दर्शाता है। अब देखोगे कि शुरुआत में मैंने बताया किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, सारे लोगों का सारे क्षेत्र में अभिक्षमता नहीं होती है। हमारी अभिक्षमता हो सकता है किसी विशेष क्षेत्र में हो। तेंदुलकर के अंदर अभिक्षमता थी क्रिकेटर बनने की। अगर वो चाहते कि मुझे तो मैराथन में भाग लेना है, तो बहुत दिक्कत होती, बहुत पिछड़ जाते। अगर वो चाहते, वो अगर तेंदुलकर के अंदर जो ताकत थी वो क्रिकेटर वाली ताकत थी, उनके प्रशिक्षक ने भांप लिया इसके अंदर ताकत तो क्रिकेटर बनने की, भांप लिया, ट्रेनिंग दिया, क्रिकेटर बन गए, बहुत सफल हुए। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें 3 कैरेक्टर हैं, उनकी ताकत कुछ और है, एटीट्यूड किसी और चीज का, पसंद किसी और चीज को कर रहे हैं। आ गए हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। नीचे में 2 का, उसमें 3 थे, 3 में 1 का तो उसी टाइप से था ही, मगर 2 जो थे उनके अंदर क्षमता किसी और चीज की थी और गलत एरिया में घुस गए हैं। वो जैसे ही अपने एरिया में जाते हैं, एक फोटोग्राफी वाले एरिया में, वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखने लगता है। तो कई बार लोग गलती से किसी गलत एरिया में चले जाते हैं। अब किसी में अभी क्षमता नहीं है दुकानदारी करने की, उसको नहीं है, पसंद भी नहीं है, ताकत भी नहीं है कि अच्छे से दुकानदारी कर ले, और उसको दुकान खुलवा दीजिए, चौपट कर देगा धंधे को। उसकी अभी क्षमता है किसी और एरिया में काम करने की। तो आगे ध्यान रखना, आगे हो सकता है भविष्य में कॉलेजेस में भी प्रवेश करते वक्त आपकी अभिक्षमता को भांपा जाए। इस आदमी में किस चीज की क्षमता है? लगता है खिलाड़ी बन सकता है, हम खिलाड़ी बना देंगे उसको। लगता है ये बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है, पेंटर बना देंगे उसको। लगता है बहुत अच्छा गायक बन सकता है, गायक बना देंगे। तो अभी क्षमता सारे लोगों में सारी चीजों की नहीं होती है। किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, कई लोगों को देखो बचपन से बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत प्यारा से गाएगा। अगर इसका मतलब उसके अंदर काबिलियत है कि अगर उसको ट्रेनिंग दे दी जाए, उसको वातावरण दे दिया जाए, तो बहुत अच्छा गायक बन जाए। अब पता चला कि उसके अंदर योग्यता है गायक बनने की, और आप उसको दुकानदारी कराने पे तुले हुए हो कि नहीं दुकान खोल के बैठो, फलाना ठेला लगाओ। तो उसकी अभिक्षमता साकारित नहीं होगी, उसकी अभिक्षमता एप्टीट्यूड जो धीरे धीरे दब जाएगा। आपको देखना चाहिए कि बच्चों में किस टाइप का एप्टीट्यूड है। वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके माध्यम से उस एरिया में उसको बच्चे को भेजते हैं। ये ध्यान रखना। एक आईएएस बनना है तो हम लोग पीटी भी एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, मेंस में लेखन शैली देख लेते हैं, इंटरव्यू में बातचीत करके देखते हैं, और नाना प्रकार से परीक्षण के बाद रिजल्ट आता है कि हाँ ये योग्य है आईएएस बनने के। इज इट क्लियर? ये सत्येंद्र कुमार बोले बीपीएससी में नहीं है। बीपीएससी में इथिक्स की जरूरत नहीं है। नरेंद्र कुमार, राकेश कुमार कितना इमोशनल होके बोल रहा है, क्या सर ये इथिक्स जो है बीपीएससी में नहीं है क्या? अरे नहीं है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, और बताओ आईएएस में है। बट बीपीएससी, ज्यादा इथिक्स पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बोलो, हो सकता है भविष्य में इसको ऐड कर दिया जाए, अभी नहीं है। भविष्य में संभावना प्रबल है कि बीपीएससी में भी आ जाए, अभी नहीं है। ध्यान रखना, और जगहों पे है। बिहार थोड़ा अलग अलग उसका स्तर है।
अलग ही स्तर चलता है। सब जगहों ने ऑप्शनल को हटा दिया, स्टेट पीसीएस ने, बिहार ने कहा हटाएंगे नहीं हम इसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। एक पेंच, नया टाइप का पेंच लगा दिया बीपीएससी ने, अद्भुत पेंच। न उगलते बन रहा है ऑप्शनल को, न निगलते बन रहा है। वहां अलग स्तर है, अलग टेम्परामेंट है, दिल पे नहीं लेना है, ध्यान रखें। अच्छा, वर्षा और जब से इथिक्स पढ़ना शुरू किया है जीवन में वैल्यू आ गया। अभी कहां पढ़े हो ज्यादा, अभी तो कुछ क्लास किए हो, अभी तो आगे पढ़ना है। मान लो किसी में अभिक्षमता है, बहुत तेज है, मान लो कोई किसी में ताकत बहुत है, सामर्थ्य बहुत है। कई लोगों को देखोगे बचपन से पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, लिखने में तेज होगा, पढ़ने में तेज होगा, याद करने में तेज होगा, और वो व्यक्ति आईएएस बन जाए और वो बुनियादी मूल्य उसके भीतर न हो। बुनियादी मूल्य का मतलब अगर उसके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं हो, करुणा नहीं हो, तो क्या करेगा? तेज था पढ़ने में, सामर्थ्य बहुत था, बन गया आईएएस, तो क्या करेंगे? वो अपने उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करेंगे। तो यहां बुनियादी मूल्य के नहीं, ये हम लोगों ने देख लिया क्या मतलब है, यहां नोट करो नोट करोगे? बुनियादी मूल्य का मतलब है, देखो, बुनियाद उसको बोलते हैं जिसके ऊपर महल टिका हुआ, कोई मकान टिका हुआ, उसको कहते हैं बुनियाद। हम बोलते हैं नींव। तो सिविल सेवा की नींव क्या है? जिस पे सिविल सेवा टिकी हुई है। नोट करोगे? ऐसे मूल्य जो सिविल सेवा के लिए, ऐसे मूल्य जो सिविल सेवा के लिए आधार या बुनियाद का काम करते हैं। आधार, बुनियाद या नींव का काम करते हैं सॉरी। फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉन whom civil services is basically based. Civil services must be guided through those values. What are those values? सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य। सिविल सेवा लोक सेवा है, ध्यान देना, सिविल सेवा लोक सेवा है। और लोक सेवा किस पे टिकी हुई है? तो यहां ऑलरेडी यहां पर नींव का काम। ऐसे मूल्य, बुनियादी मूल्य वे मूल्य है जिसपे सिविल सेवा टिकी हुई है। जो सिविल सेवा की नींव है, नींव खिसका दोगे अगर, तो सिविल सेवा नहीं रहेगी, और कोई और सेवा हो जाएगी, सिविल सेवा नहीं होगी, वो लोक सेवा नहीं होगी। लोक सेवा उसी पे टिका हुआ है, जिस पे टिका हुआ है उसको हम बोलेंगे दे आर द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। सो व्हाट्स आर दोज फाउंडेशनल वैल्यूज? सो यहां नीचे लिख लो, अपॉन होम सिविल सर्विसेज इज बेसिकली बेस्ड, जिस पे टिका हुआ है। कौन कौन सी है आप देखना। अगर इसको हम खिसका दे, सिविल सेवा से हटा दे, तो फिर देखो क्या दशा हो जाएगी। क्या क्या है नोट कर लोगे? सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी है, लिख लो नीचे में, इंटीग्रिटी। इम्पार्शलिटी है, निष्पक्षता को अनुवाद करोगे इम्पार्शलिटी ज्यादा बेहतर है। अंग्रेजी का मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। कई बार हिंदी बोलना बंद कर देंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि हिंदी को लेकर बराबर विवाद हो जाता है। इम्पार्शलिटी। थर्ड वन इज गैर तरफदारी, नॉन पार्टिजनशिप। गैर तरफदारी मैं बोल रहा हूं, लिख सकते हो, नॉन पार्टिजनशिप। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। सिलेबस लेके बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस से ही बोल रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिविटी, क्लियर? बाद में मैसेज करो, पहले अपना पढ़ो। यहां पे ध्यान, जब पढ़ाई का काम हो तो पढ़ लो, और जब गप करना उस समय गप कर लेना। कोई विशेष प्रश्न हो तो मैं देख लूंगा, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है।
इज इट क्लियर? कोई विशेष प्रश्न होगा तो उसको हाईलाइट कर देंगे, मैं रीड कर दूंगा, अदरवाइज फोकस करो, अभी तो शुरुआत हो रही है। तो पूछा जाए सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य कौन से, क्या मतलब है? तो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य वे मूल्य हैं जिनके ऊपर सिविल सेवा टिकी हुई है, जो सिविल सेवा के लिए आधार या नींव का काम करते हैं। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य कौन कौन से? सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता है, गैर तरफदारी है, वस्तुनिष्ठता है, इसी में और लिख लो, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव होना चाहिए। ये सभी सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य हैं। डेडिकेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एम्पैथी, tolerance and compassion towards weaker section of society. These are the foundational values of civil services. सिलेबस को देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, पढ़ने की स्थिति में हो सारे लोग? सिलेबस दिख रहा है? पहले बोल दो, सारे लोग बोलो, सिलेबस दिख रहा है? सारे लोग बोलो, सिलेबस दिख रहा है ठीक से? यस लिखकर बोल दो, यस। डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस दिख रहा है, ओके गुड। दो चार लोगों ने बता दिया, मान लिया, देख रहे हैं। साइंस भी इसी टाइप से चलता है, सम से ऑल की तरफ चलता है। कुछ लोगों ने बता दिया, हम ऑल पे चले गए कि हाँ सबको दिख रहा है। देखो, यूपीएससी कर रही है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, एक शब्द है अभिरुचि, और दूसरा है सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, और सामने लिखा हुआ है सत्यनिष्ठा, उसके बाद लिखा हुआ है भेदभाव रहितता। तो मान लो पूछे सत्यनिष्ठा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी, अभी गए नहीं है, आगे डिटेल से देखेंगे। तो पहला पॉइंट बताओगे कि सिविल सेवा के लिए एक बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा टिकी हुई है किसके ऊपर? सत्यनिष्ठा के ऊपर। उसको हटा दो, करप्शन का बोलबाला हो जाएगा। सिविल सेवा लोक सेवा नहीं रहेगी, अपनी सेवा हो जाएगी। सत्यनिष्ठा जरूरी, सत्यनिष्ठा का नींव जरूरी है। सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य है। इंटीग्रिटी एज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस। यहां से देखो, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इसको लाइन बना दो। इंटीग्रिटी इज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। पूछा जाए इम्पार्शियलिटी क्या है, मतलब इम्पार्शियलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। नॉन पार्टिजनशिप क्या है, बोलो कि नॉन पार्टिजनशिप एज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। उसके बाद इसका मीनिंग बताओ डिटेल से, बट पहला लाइन लिखने में तो दिक्कत ही नहीं है, परफेक्ट लाइन है, जेन्युइन लाइन, कोई काट नहीं सकता। यूपीएससी का सिलेबस बता रहा है कि ये सब सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य हैं। सिविल सेवा इन मूल्यों पर टिकी हुई है। मूल्यों को खिसका दोगे, ये सिविल सेवा नहीं रहेगी। न्यू है, फाउंडेशन, बुनियाद है। ये बुनियाद का मतलब जिसके ऊपर टिका हुआ हो, ये बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी में बहुत इंटीग्रिटी हो, इम्पार्शियलिटी हो, नॉन पार्टिजनशिप हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस हो, एम्पैथी हो, टॉलरेंस हो, कंपैशन हो, बेहतरीन काम करेगा वो, बेहतरीन जबरदस्त काम करेगा, उसका परफॉर्मेंस होगा, जानदार अधिकारी होगा वो, जिसके अंदर ये सारे मूल्य युक्त हों। और अधिकारी से इन मूल्यों को हटा दो, फिर दशा देखो, तो दीज आर फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सिलेबस बता रहा है, ध्यान देना। तो ये लिखने का ये स्मार्ट तरीका होता है कि हमने सिलेबस से ही उठा लिया लाइन को। तो सिलेबस आपके पास अवश्य होना चाहिए। 6-7 कई ये इथिक्स का बैच तो अभी 10-12 दिन हुआ है, 15 दिन लगभग हुआ है।
और सिलेबस अभी तक सामने नहीं रखते हो तो ये ठीक नहीं है। अपनी आदत सुधार लो, ये आदत ठीक आदत नहीं है, ये दिमाग में रख लो। और एक बता रहा है कि 2 रुपया खर्च हो जाएगा, कितना फालतू का पैसा उड़ाता होगा। अब तो सिगरेट भी महंगा होगा, कई लोग फूंक के उड़ा देते हैं। एक तो फूंक के उड़ा रहे हो, पैसा गलत खर्च कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हो, पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हो, जनता के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। वहां दिमाग काम करता है कि 5 रुपए का फूकेंगे। कई लोग फूकने वाले हैं, कई से लोग ताज ठोक के खत्म कर देंगे, और कई लोग बड़े लोगों का अनुसरण करके वो फिर वो खाने लगते हैं अलग स्टाइल से। वो तमाम जो चीजें हैं, तो जीरोक्स करा के हमेशा रखो। चारों पेपरों का फर्स्ट पेपर का अलग एक पेज कर लो, ताकि देखने में बड़ी आसानी रहे। दूसरे जीएस का सेकंड पेपर, उसका जीरोक्स 4 पेज कर लो, दिया हुआ है ऑलरेडी। एथिक्स की जिस दिन शुरुआत हुई थी उसी दिन मैंने वो पेपर दे दिया था कि ये सिलेबस देखो। और सिलेबस जब भी रखना, दोनों मीडियम में रखना, एक साइड में हिंदी लिखा हो, एक साइड में अंग्रेजी लिखा हो, ज्यादा बेहतर होगा। विशुद्ध हिंदी का ठेका मत उठा लेना, कठिनाई नहीं तो अपने लिए मोल लोगे। अवश्य सिलेबस को अंग्रेजी में देखें, गांठ बांध लेना दिमाग में। बहुत सारे हिंदी वालों के पास केवल हिंदी में सिलेबस है, पहला झटका तो उनको यहीं से लगना शुरू है। इतनी काबिलियत तो विकसित करनी पड़ेगी कि अंग्रेजी में भी देख लें सिलेबस को एटलीस्ट। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है नीतीश कुमार, आपने सिलेबस को लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो यहां पे आ रहे हैं तो ये सारे फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, यही तो सिलेबस में है। देखो, मान लो किसी में बहुत क्षमता हो, सामर्थ्य हो, और उसके अंदर ये मूल्य युक्त नहीं हो, पढ़ने में तेज हो परंतु उसके अंदर भ्रष्टाचार वाली आदत हो, गरीबों के प्रति दया नहीं हो, तो क्या करेगा? सिविल सेवा का जो लक्ष्य है इसकी प्राप्ति नहीं होगी अगर ये नहीं है। अभी क्षमता हो और बुनियादी मूल्य नहीं हो तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। क्या लक्ष्य है सिविल सेवा का? नोट कर लोगे, सुशासन, गुड गवर्नेंस, ये एम है, नोट कर लोगे। सुशासन, लोक कल्याणकारी शासन, लोक कल्याणकारी शासन, पब्लिक वेलफेयर। आज भारत सरकार ये बताओ जनता के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं करती है। गरीब हैं उनके लिए अलग कार्यक्रम है, बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम है। लोक कल्याण, जनता का कल्याण। लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने कार्यक्रम क्यों बना देती है, वो योजनाएं और कार्यक्रम याद कर करके दिक्कत हो जाती है। महिलाओं के लिए अलग है, दिव्यांगों के लिए अलग कार्यक्रम है। बोलो, तो लोक कल्याणकारी शासन भी एक सिविल सेवा का लक्ष्य है कि लोक कल्याणकारी शासन हो। ये सुनो, हरियाणा सरकार जो है, खट्टर सरकार, इसने खोजा समाज में अब कौन सा वर्ग बाकी रह गया है जिसका कल्याण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, पीड़ितों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, वृद्धों के लिए है, सबके लिए है कुछ ना कुछ। तो उन्होंने बड़ा खोजबीन किया समाज में, तो आया कि भाई एक ग्रुप ऐसा है जिसको अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। तो उन्होंने बुजुर्ग अविवाहित युवाओं के लिए, ऐसे युवा जो बुजुर्ग हो गए हैं, कुंवारे बुजुर्ग, शब्द को ध्यान रखना, कुंवारा है और बुजुर्ग हो गया, उनके लिए एक नया कार्यक्रम दे दिया। समझ लो खट्टर सरकार कितनी डेडिकेटेड है। भाई समाज का कौन सा वर्ग उपेक्षित वर्ग है, उनके लिए कार्यक्रम उन्होंने लाया खोज के कि जो कुंवारे थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं उनके लिए भी एक योजना। लो भाई, कल्याणकारी शासन, बुजुर्ग युवा। अब समझो कितना कितना उन्होंने रिसर्च किया होगा, और रिसर्च करने के बाद एक और कैटेगरी निकाला, बुजुर्ग युवा, कुंवारा बुजुर्ग, बुजुर्ग कुंवारा, अनमैरिड
क्या बोलोगे? एडल्ट बोलने में तो ठीक नहीं है, एडल्ट से थोड़ा एक कदम आगे जाओ। अनमैरिड हो, उनके लिए भी आ गया है। ठीक है, सिविल सेवकों का यह लक्ष्य है, जो सिविल सेवा में आए हैं, कि वो सरकार की नीतियों और योजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन करें। त्वरित और प्रभावी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन। तो सिविल सेवा का लक्ष्य क्या है? सुशासन हो, लोक कल्याणकारी शासन हो, त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन हो नीतियों का, जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले, गुणवत्तापूर्ण सेवा, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। सिलेबस में है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। देखो सिलेबस, देखो सिलेबस में दिखा रहा हूं, देखो सिलेबस देख के तो बैठे रहो, इतना करने के बाद भी नहीं है तो कितनी जगह चोट खाओगे, ठिकाना है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी देखो, यहां पे होगा, ये देखो लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। जो सेवा दी जाए उसकी क्वालिटी बहुत सही हो। सड़क बन रहा है तो घटिया सड़क ना बने, उसकी क्वालिटी सही हो। पुल अगर सरकार बनवा रही है, अच्छा पुल बनाए, ऐसा नहीं कि हवा में ही उड़ जाए, ऐसा पुल नहीं बनना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, गुणवत्तापूर्ण चाहिए सेवा। बोलो ये सुनो, गुणवत्तापूर्ण सेवा चाहिए। यह भी एक लक्ष्य उनका, सिविल सेवाओं का लक्ष्य है कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी मिले, तुरंत मिले, त्वरित। मान लो अभी हिमाचल प्रदेश में भूकंप, ये बारिश के कारण कई जगहों पे नदियां जल प्लावित हो गई हैं, एकदम ओवरफ्लो कर रही हैं। अब सरकार लगी हुई है जनता के कल्याण के लिए कि जान इनकी बच जाए। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, कहीं से वहां से किसी को बचाया जा रहा है, किसी को वहां से बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी कि तुरंत सेवा चाहिए, त्वरित त्वरित उनको वहां पे उपलब्धता चाहिए। यह काम किसका है? प्रशासन का, सिविल सेवक का। और सिविल सेवक के अंदर ताकत तो बहुत है, सामर्थ्य और ताकत है, और यह चीज नहीं हो, बुनियादी मूल्य नहीं हो, तो यह लक्ष्य सिद्धि नहीं होगी। ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब सिविल सेवक के भीतर अभिक्षमता हो, ताकत हो, सामर्थ्य हो, और साथ साथ उसके अंदर ये मूल्य भी जुड़े हुए हों। ये अगर मूल्यों से युक्त है तो ये सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। सिविल सेवकों का एक ये भी लक्ष्य है कि देश की छवि सुधरे। देश की छवि बिगड़ने में सिविल सेवा का भी योगदान है। अगर ये सेवा में भ्रष्टाचार आ जाए, कठिनाइयां आ जाएं, तो फिर देश की छवि बिगड़ जाती है। तो देश की छवि निर्माण, अच्छी छवि का निर्माण, छवि का निर्माण, क्लीन इमेज, कंट्री का क्लीन इमेज बने, अच्छी छवि बने, इन सब का दायित्व इनके ऊपर है। समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सतत विकास हो, ये सिविल सेवकों को ऐसा काम करना चाहिए, एम है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति तब होगी गुड गवर्नेंस, पब्लिक वेलफेयर, इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, क्लीन इमेज ऑफ कंट्री। ये तभी होगा जब सिविल सेवक सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य से युक्त हो। दे मस्ट बी एसोसिएटेड विथ फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, देन ओनली वी विल एबल टू एक्चुअलाइज सच काइंड ऑफ एम। अब बहुत तेज हो पढ़ने में, बहुत सामर्थ्य हो, बहुत क्षमता हो, और आईएएस बन जाए,
या अधिकारी बन जाए और उसके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं हो, निष्पक्षता नहीं हो, गैर तरफदारी नहीं हो, ये समानुभूति नहीं हो, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। इट शुड बी क्लियर। सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? अच्छा, ये दुर्गेश लिख रहे हैं, वो उसके बारे में डिटेल से बता रहे हैं कि बुजुर्ग योजना क्या है। तो कितना ध्यान से इसने पढ़ा है उसको। अब उस योजना के बारे में बता रहे हैं कि जो बुजुर्ग, कुंवारे बुजुर्गों की योजना है उसमें ये है। अरे भाई, इतना डिटेल से क्यों पढ़ते हो? याद किया है, याद कर लिया इस योजना को कि बुजुर्ग योजना आ गई है, कुंवारा बुजुर्ग। इतना डिटेल से मत रिसर्च करो। सामान्यतः ऐसे प्रश्न नहीं होंगे कि ये योजना कौन सी आई है। तो पीटी में कभी पूछ लेगा, वनडे वाले एग्जाम में, आईएएस में थोड़ी पूछेगा कि कुंवारा बुजुर्ग योजना कहां पे आई है। ये सब फालतू की चीजों को हटा दो। फालतू कई चीजों को हटाना पड़ेगा ना। लोग कई बार फालतू की चीजें रटे रहते हैं। कई बार किसी कंपनी से संबंधित कोई, मान लो ट्रॉफी है, ये फलानी ट्रॉफी कौन सी है, फलानी ट्रॉफी, तो जो ट्रॉफी किसी खास कंपनी, प्राइवेट कंपनी के नाम से कभी आईएएस पे पूछ ही नहीं सकता है। क्यों उस कंपनी का प्रचार करेगा ये आईएएस पे पूछ के? मान लो कोई कंपनी के नाम पे कोई ट्रॉफी चल रही हो तो वो अलग बात है, उसके क्यों पूछेगा? हटाओ, उनको किनारे करो। अब बुजुर्ग योजना को इतना डिटेल से मत पढ़ो। कितना डिटेल से पढ़ा है इसने। इसको याद आ रहा है कि इस योजना में ये लाभ है, मुझे भी इस योजना का लाभ लेना है। अरे इस टाइप से मत सोचो कि मुझे इस योजना का लाभ लेना है। मैं बोलूं तो दिल पे मत लेना। क्लियर? ठीक है। अमरीश कुमार, याद करने में मजा आ रही, बोल रहा है कि याद करने में मजा आ रहा होगा कि नहीं। देखो क्या योजना बनाई है, कितना रिसर्च किया होगा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। क्लियर? क्लियर है? आगे बोले। ठीक है। अब लिखो मत, मैं नाम फिर बोलूंगा नहीं किसी का। क्लियर है? आगे बोलते हैं। कहने का मतलब ये बताओ कि अगर ये देखो, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य हैं, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, बुनियादी मूल्य, बुनियादी मूल्य कई सारे हैं, 6-7 अपने सिलेबस में दिया, उन्हीं को लिख दो ना। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, इंपैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यही सिलेबस में सब उठा के लिख दो। और ये बुनियादी मूल्य करो। होने पे क्या होगा? होने पर जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य जो उधर में लक्ष्य लिखे हुए हैं, कहां पर? ये सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे अगर बुनियादी मूल्य हो सिविल सेवकों में। तो सुशासन हो जाएगा, नैतिक शासन हो जाएगा, लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना हो जाएगी, देश की छवि सुधर जाएगी, जितनी सरकार की नीति और योजनाएं सब सफल हो जाएंगी। और ये नहीं हो तो ये पूरा लक्ष्य के विपरीत चला जाएगा। क्या क्या हो सकता है? होने पर लक्ष्य की सिद्धि हो जाएगी और नहीं होने पर, इन एब्सेंस ऑफ सच काइंड ऑफ फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा। लिख लोगे? अगर बुनियादी मूल्य नहीं है तो भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, लाल फीताशाही आएगी, लाल फीताशाही। कई बार बोलते हैं यार लाल फीताशाही बहुत है, लेट लतीफी, इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। इट्स ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करप्शन। नेपोटिज्म बढ़ेगा, भाई भतीजावाद बढ़ जाएगा,
और क्या क्या हो सकता है, भाई भतीजावाद बढ़ेगा, 3 टाइप की खोरी बढ़ेगी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी, जमाखोरी। खोरी के 3 प्रकार होते हैं, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, ये सब बढ़ेगा समाज में। क्यों? क्योंकि सिविल सेवक बुनियादी मूल्यों से युक्त नहीं है, नहीं होने पे ये सब होगा, खूब बढ़ेगा। ठीक है, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा की आपूर्ति नहीं होगी, गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं मिलेगी, सेवा नहीं मिलेगी। और मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, लोक निधि है, लोक निधि का दुरुपयोग होगा। मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, ये मत लिख देना यहां पर खोरी के 3 प्रकार होते हैं, ऐसे मत लिखना कि खोरी 3 प्रकार की होती है, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मतलब प्रकार टाइप से मत लिखना इसके 3 प्रकार होते हैं, सीधे लिखना रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलेगा, जमाखोरी, मुनाफाखोरी। अभी जैसे जमाखोरी, कई साल लोगों ने टमाटर का स्टॉक बना के रख लिया है, टमाटर को इकट्ठा कर लिया है और जमाखोरी कर रहे हैं, और जमाखोरी करके मुनाफाखोरी कर रहे हैं। कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार को उसमें शामिल होना पड़ा है, करिए कि ठीक है जल्दी से किसका दाम कम करते हैं। और ये लोग अगर सतर्क रहें तो ये सब बंद हो जाएगा। जहां स्टॉक किसी ने दबा के रखा है वहीं पे भैया जमाखोरी क्यों कर रहे हो? ठीक नहीं है, जनता का अहित हो रहा है। क्लियर? लाल फीताशाही एक बार बता देते। अरे लाल फीताशाही का मतलब होता है, लाल फीताशाही ये है, ध्यान देना कि कई बार, ध्यान देना, कई बार मान लो फाइल है, आपकी फाइल है, फाइल है, ये फाइल जो है ना लाल फीते में बंधी रहती है, लाल फीता है, और लाल फीते में फाइल जो है ना एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाती रहती है, तीसरे टेबल पे, चौथे टेबल पे। अब मान लो आप इस क्लर्क से मिले किसी डिपार्टमेंट में जाके, कहा कि अरे वो मेरा वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन गया क्या? बोले कि फलाने अधिकारी नहीं आए हैं, वो साइन करेंगे तब ना देंगे। आप कभी गए कि भाई हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का चाहिए, या फिर वो आय प्रमाण पत्र बना दीजिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनाना है, तो पता लगा कि फाइल इधर उधर कहीं पे किसी के टेबल पे पड़ी हुई है, लाल फीताशाही। ये लेट लतीफी का सिग्नल है, और आपने इसको बोला कि भाई साहब ये लो 200 रुपए या 500 रुपए, हमारा जल्दी से बना के दे दो, तुरंत आपकी फाइल जो कहीं पे होगी ना खींच के एक ही बार यहां पर लेता आएगा। नहीं तो एक फाइल दूसरे जगह पे गई, तीसरे जगह पे गई, चौथी जगह पे गई, घूम रही है आपकी लाल फीते में बली हुई फाइल। तो बेसिकली लाल फीताशाही लेट लतीफी का प्रतीक है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ध्यान देना, लाल फीताशाही इसको बोलते हैं, जानबूझ के डिले किया जाता है। आपको 3 दिन के बाद जमा करना है आय प्रमाण पत्र, और वो कह रहा है कि अभी तो है नहीं, पता नहीं फाइल कहां पे है, मेरे पास फाइल आएगी तो मैं आपको दे दूंगा, और आप फिर निराश होकर घर जा रहे हो। जैसे ही कुछ कई जगहों पर ऐसी स्थिति है, हद तक सुधर रहा है। ध्यान देना, पिछले कुछ सालों में अब हमने इन लाल फीताशाही से छुटकारा पाने के लिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बना दिया, ये लो सिटीजन चार्टर बना दिया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सिटीजन चार्टर और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, एक निश्चित समय सीमा पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस उनको बनाना है, जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फाइन हो जाएगा उनके ऊपर। तो हमने लाल फीताशाही को कम करने के लिए, इस करप्शन को कम करने के लिए हमने सिटीजन चार्टर, ज्यादातर डिपार्टमेंट में सिटीजन चार्टर बना हुआ है। अब पूछोगे सिटीजन चार्टर क्या है, तो टॉपिक नंबर 6 में देखेंगे, अभी नहीं बताएंगे। ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ये भी टॉपिक नंबर 6 या 7 में देख लेंगे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गुणवत्तापूर्ण सेवा दे। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 दिन में बन जाता है, 10 दिन से भी कम में बन जाएगा, 1 वीक में। उनको बना के देना है, अगर आपने पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी है तो।
उनको आय प्रमाण पत्र एक निश्चित समय सीमा में बनाकर देना है, फाइल को दबा के बैठ नहीं सकते हैं। तो सरकार तो बहुत काम कर रही है कि जल्दी से हो जाए। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, सिटीजन चार्टर टू स्टॉप रेड टेपिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। पूछ सकता है लाल फीताशाही को कम करने सरकार ने क्या किया? भाई ये काम कर रही है, क्या दिक्कत है? इज इट क्लियर? बोलो लाल फीताशाही क्लियर? लाल फीताशाही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और आदमी चाहता है कि उसका काम जल्दी से हो जाए, टाइम से हो जाए, और डिपार्टमेंट को पता है कि जल्दी कराने के लिए कुछ ये अपने को लगाएंगे। चीजें सुधर रही हैं, परंतु अभी भी कई जगहों पे आदत गई नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल, रवि गौल, वो लाल फीताशाही थोड़ी घट जाती है, मगर सरकार प्रयास कर रही है ना इसको घटाने का। हम उपाय कर रहे हैं ना। हमारे सिलेबस में एक जगह पढ़ना है ना, ये देखो सिलेबस में, ये देखो क्या पढ़ना है। सिलेबस में पढ़ना है शासन व्यवस्था में नीति परक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। तो ये बताओ हम शासन में कैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे? तो लो सिटीजन चार्टर लेते आएंगे, हम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लाएंगे ताकि नैतिक मूल्य बढ़े, करप्शन रुके, जनता को सही समय पे सही सेवा मिल जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब शॉर्ट में देख लो। आप शब्द को ठीक से समझ लोगे तो लिखना तो खेल करके लिख सकते हो, खेलते हुए लिख सकते हो, नहीं रटना पड़ेगा। अच्छा देखो, एक सवाल बता रहा हूं, 21 का सवाल है, ज्यादा पुराना सवाल नहीं, आईएएस का सवाल है। आईएएस का सवाल है, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, मगर देखो आईएएस का सवाल पिछले के पिछले साल का पूछा, उन 5 नैतिक लक्षणों, कितने 5 की पहचान कीजिए जिसके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, और मैट्रिक्स में उसके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। इसके बाद देखो दूसरा सवाल, 5 का देख लिया, ये 21 का एक और सवाल देख लो। पूछा है उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है। पूछा 10 लिख सकते हो क्या? कि एक अच्छा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसमें 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए। एक बार काउंट करते चले जाओ। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा, इंपार्शियलिटी होनी चाहिए, निष्पक्षता, नॉन पार्टिजनशिप होना चाहिए, गैर तरफदारी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, करेक्ट, इंपैथी होना चाहिए, सिलेबस में है, टॉलरेंस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, 9 तो यही हो गया, और 10 एक है डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस होना चाहिए, लिख दिया 10। सिलेबस अगर याद है तो 10 तो वहीं से उठा लेंगे, और अभी तो आगे पढ़ना बाकी है। 21 का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, सिलेबस तो याद कर लो। कौन सा टफ सवाल है? असंभव है, लोग रटते हैं, एक बात समझ लो रुक के, असंभव नहीं है। मैं बदल दूं टेक्निक, ऊपर से निकल जाए, लगे कि हाँ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों को यह लगता है तैयारी करते वक्त ऐसी चीज पढ़ाओ कि उनके सर के ऊपर से निकल जाए, उनको लगता है तब ना, जब समझ में नहीं आता है तो कई लोग ऐसे हैं जिनको जब समझ में नहीं आता तो खुश होता है, उसको लगता है ना, लगता है कि आईएएस का पढ़ा रहे हैं इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो अभी बच्चा हूं, नादान हूं। और कई बार सब समझ में आ जाता है ना, उसको लगता है कि बड़े लेवल पे नहीं पढ़ा रहे हैं, सब कैसे मुझे समझ में आ जाएगा।
नहीं बेटा, सब समझ में आ सकता है अगर ठीक से पढ़ाया जाए तो। ये दिमाग में गांठ बांध लो, आदमी के लिए बना हुआ है पेपर, एक खुले दिमाग वाले व्यक्ति के लिए बना हुआ है पेपर। जो ग्रेजुएट, इसकी डिग्री ग्रेजुएशन ही तो चाहिए, तो जो ग्रेजुएट करने की काबिलियत रखता है वो समझ सकता है ठीक से, केवल अगर डिस्कस किया जाए तो। आईएएस का सवाल है ना, एक उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक में होने चाहिए। प्रभावी लोक सेवक में होने चाहिए 10 आधारभूत मूल्यों की, यहां से देख लो, 10 यहीं से काउंट कर लो, सिलेबस को याद करके काउंट करो, काउंट कर लो। बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा 1, भेदभाव रहितता 2, गैर तरफदारी 3, निष्पक्षता 4, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव ये होना चाहिए 5, कमजोर व्यक्ति समानुभूति 6, 4, 5, 6, सहिष्णुता 7, करुणा 8 और 2 लिख देंगे, ईमानदारी होनी चाहिए। कोई दिक्कत थोड़ी है। संवेदनशीलता होनी चाहिए, हो गया काम 10। ये सब प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए। 21 का सवाल है, कई लोग जो 2 साल से दिल्ली पढ़ रहे होंगे ना आपके टच में, केवल पूछ लो कि इसमें बता दो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, कहेगा बड़ा टफ सवाल पूछ लिए हो, ये तो अभी पढ़ना पड़ेगा मुझे। सिलेबस याद है तो लिख सकते हो ठीक से, सिलेबस जुबान पे रहनी चाहिए, पूरा सिलेबस अगर आईएएस बनना चाहते हो तो। नहीं तो लोग 6-6 महीने से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, साल भर से पढ़ रहे हैं, 2.5 लाख दे चुके हैं, और 1.5 साल के बाद भी पूछ लोगे ना सिलेबस का आधा केवल बता दो, याद नहीं है, तो कौन सी दिशा में तैयारी चल रही है। वो 5 साल पढ़ लें 10 साल पढ़ लें कोई अंतर नहीं है। जिसको सिलेबस पता नहीं है वो क्या कर लेगा, यहां सिलेबस से खेल के लिख सकते हो, कोई कठिन सवाल है क्या। और अभी पूरा पढ़ना बाकी है ना, अभी तो सबको पढ़ना ही है। अभी मैंने सत्यनिष्ठा नहीं बताई, और चीजों को मैंने बताया नहीं अभी। इज इट क्लियर? विक्रम यादव पूछ रहे हैं कि देखो, अब पूछ रहा है कि सिविल सेवक के लिए भावना कितनी आवश्यक है। भावना की बात कर रहा, इमोशंस, भावना, अरे इंपैथी होनी चाहिए, इंपैथी। एक सिविल सेवक को दूसरों के दुख दर्द को जानना चाहिए, फील करना चाहिए। आप जनता की समस्याओं को फील नहीं करोगे, तो फिर समस्या का समाधान कैसे करोगे। आज प्रशासनिक अधिकारियों में इसकी सख्त कमी है। कभी कभी आप चले जाओगे थाने में, इंपैथी, कभी कभी चले जाओगे, पता चला कि आपके घर में कुछ बड़ी घटना घटी है, आप लगभग रोने की स्थिति में हो, आप बुरी तरीके से परेशान हो, और सामने वाला चाय का घूंट पी रहा है, कहीं फोन से हंस के बात कर रहा है। आप कहोगे इसके अंदर थोड़ा भी इंपैथी नहीं है, हमारे दुख दर्द को समझ ही नहीं रहा है, अपने धुन में कहीं बात करके हंसते हुए मुस्कुराते हुए ठाकेबाजी कर रहे हो, और आप दर्द के मारे करा रहे हो। एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो दूसरों के दुख दर्द को समझता है। बाढ़ आ गई है तो उसे पता है कि जनता परेशान होगी, तुरंत पहुंच जाएगा वहां पर पूरा लाव लश्कर के साथ, ताकि इनकी जान माल की रक्षा की जा सके। और हो सकता है डिले कर दे 2 घंटा, कि मर जाए पहले मरने वाले। भावनाओं में बहकर काम नहीं करना है, ध्यान रखना। उसको भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, इमोशनल होकर डिसीजन। मान लो कोई याद आए और थाने में और रोने धोना शुरू कर दे, और रोना सुन के आप इमोशनल हो जाओ और जाके डिसीजन ले लो, बाद में पता चला कि आके नौटंकी कर रहा है ये। तो कई सब आपके सामने बैठ के रो भी लेंगे, पूरी तरह से रो लेंगे, और आप हो जाओ इमोशनल, उठा के अपना सारा पैसा उसी को दे दो। बाद में पता चला कई लोगों को चूना लगा चुका है इसी टाइप से रो रो के, और आप हो गए इमोशनल। अरे यार रो रहा है, मैं तो इसकी इतनी बार ठोकर खाओगे अक्ल आ जाएगी। तो बोलो ये सुनो, भावनाओं में बहना नहीं है, अपने भावनाओं को विवेक से कंट्रोल करके आगे बढ़ना है।
इज इट क्लियर? अब भावना एक बार बताते हैं, अब भावना और उसमें आस्था में अंतर बताओ, तो बाद में बता देंगे आस्था, भावना, निष्ठा और प्रार्थना सब में अंतर। अभी मत पूछो, अभी सिलेबस पे फोकस करो। जो मैंने सवाल बताया उसका उत्तर निकल गया। न्याय अलग चीज है, वो अलग से मिल जाएगा विक्रम यादव। भावनाओं में बहना नहीं है, ध्यान देना। हमें अपने भावनाओं को अपने विवेक के नियंत्रण में रखकर कार्य की सिद्धि करनी चाहिए। वी शुड रेगुलेट आवर इमोशंस एंड इंपल्सेस एंड फीलिंग्स थ्रू इंटेलेक्ट, दैट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया? बोलो सारे लोग, क्लियर हो गया? अरे बोल लो क्लियर। तो ध्यान देना, अभिक्षमता, बुनियादी मूल्य, यही सिलेबस में है, बुनियादी मूल्य। और लास्ट में लिखा हुआ है परिणाम। लास्ट में हम देख सकते हैं परिणाम। तो ध्यान देना, अभिक्षमता, अगर अधिकारी है, कोई अधिकारी या कोई अभ्यर्थी है, उसके अंदर अभिक्षमता है, अभिक्षमता तो है, मतलब जितनी चीजें जरूरी है सब है, परंतु बुनियादी मूल्य नहीं है, तो उसका परिणाम बुरा निकलेगा, बहुत ही बुरा परिणाम निकलेगा, गलत काम करेगा वो। बुनियादी मूल्यों से युक्त नहीं है। ताकत खूब है, तेज बहुत है, बहुत फास्ट है, बहुत ही उसके अंदर सामर्थ्य है, परंतु सामर्थ्य का दुरुपयोग करेगा क्योंकि उसके अंदर बुनियादी मूल्य नहीं है। और अधिकारी में अगर अभिक्षमता भी है और बुनियादी मूल्यों से युक्त भी है, तो जितने लक्ष्य है ना सिविल सेवा के, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। एबल टू एक्चुअलाइज ऑल दोज एम्स, लक्ष्य की सिद्धि कर लेगा। तो केवल अभिक्षमता नहीं, अभिक्षमता के साथ साथ बुनियादी मूल्यों से युक्त होना, ही मस्ट बी एसोसिएटेड विथ foundational values of civil services, then we will able to actualize that kind of aim which I have described earlier. Is it clear? अरे जमाखोरी क्या है? जमा कर लो पूरा सामान, मार्केट से सारी चीजों को एक जगह डंप कर दो, बाद में दाम बढ़ेगा तो बेचना। जमाखोरी, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। एक पूछा करुणा क्या है? देखो, जब मैं फ्रीडम देता हूं तो कैसे दुरुपयोग करते हैं। हमारे पास यहां पढ़ना है, लास्ट में करुणा पढ़नी है, मतलब सिलेबस में सबसे लास्ट में है करुणा। अब इसमें से एक जन पूछ रहे करुणा क्या है, मतलब सवाल तो ऐसा पूछ रहा है, लगता है कि उसको समानुभूति क्लियर हो गई, भेदभाव ये सब ऊपर का सब क्लियर है, अब केवल एक ही जगह फंसा हुआ है, कहां पे? करुणा क्या है। मैं यही पहले बता दूं, पहले क्रमिक रूप से आगे बढ़ो ना। करुणा क्या है? करुणा कई लोगों का नाम भी होता है, बोलो। तो पहले ये ऊपर वाला तो पढ़ लो, बाद में पूछ लेना करुणा क्या है, क्यों जरूरी है। लाइफ में करुणा रखो गरीबों के प्रति, जीवन में ज्यादा आगे बढ़ोगे। क्लियर? करुणा नहीं हो तो भगवान बुद्ध, बोधिसत्व जो थे, भगवान बुद्ध में भी बहुत करुणा थी, और बोधिसत्व करुणा के महासागर माने जाते हैं। डिटेल से देखेंगे ना, पहले ऊपर के शब्दों को तो पढ़ लो। जब मैंने फ्रीडम दिया कि सवाल पूछ सकते हो, तो पूछ रहा है करुणा क्या, अब मैं इनका जवाब दूं। इसको लगता है कि और सब क्लियर हो गया, केवल यही बचा हुआ है, बस इसको बताइए, टॉपिक खत्म है। तो थोड़ा दिमाग से, थोड़ा संयम से, क्रमिक रूप से आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा। ठीक है अमरीश कुमार, छोटी छोटी बातों में सार है जीवन का, पूछने दो, आनंद लो। कोई व्यक्ति छोटी छोटी बात पूछे तो आप आनंद लेते रहो कि आप बहुत आगे हो औरों से, अच्छी बात है। ठीक है,
तो जब कोई छोटी बात पूछे तो ज्यादा परेशान नहीं हो, आनंद लो कि अरे यार रेस में तो मैं बहुत आगे हूं, मैं तो इसका जवाब मैं ही दे सकता हूं। तो आपको खुश होना चाहिए वैसे समय, परेशान मत हो जाओ, नहीं तो बार बार परेशानी बढ़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब है अपने सिलेबस का पहला पार्ट थोड़ा रुक के मैंने बताया, फंडा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अभिक्षमता, सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता, एक सिविल सेवक में कैसी अभिक्षमता होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या ताकत होनी चाहिए। तुरंत डिसीजन ले ले, धैर्य होना चाहिए उसके भीतर, लेखन शैली होनी चाहिए अच्छी सी, उसको तनाव प्रबंधन होना चाहिए, ऐसी ताकत उसके भीतर होनी चाहिए। समय प्रबंधन हो। अगर मान लो अभी क्षमता परीक्षण हम लोग करते हैं, मान लो पीटी देते हो, पीटी में कई बार 10-10 लाइन के सवाल आते हैं, उसके बाद एक उत्तर आता है। कितने धैर्य की जरूरत होती है, तनाव प्रबंधन करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है। ये सब योग्यता होनी चाहिए आपके भीतर, इसका टेस्ट होगा। अभी क्षमता अगर आपके अंदर है, मान लो ये सब खूब अच्छा है, तो आपको केवल यही होने से थोड़ी होगा, आपके भीतर बुनियादी मूल्यों से युक्त होना चाहिए। कौन से बुनियादी मूल्य, वो हमने देख लिया, 10, 12, 15 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। आगे और डिटेल से पढ़ना है, अभी आ जाएगा और मूल्य, और इतना कर लोगे तो लिख लोगे आप। हमने 21 का सवाल दिखाया है और आईएएस का सवाल दिखा रहा हूं, इसका मतलब आप बार बार आईएएस के इर्द गिर्द पहुंच रहे हो, जो बाउंड्री लाइन है। और नहीं तो नीचे नीचे खेलने वाले बहुत हैं। मैं तो पढ़ा रहा हूं और आईएएस का सवाल दिखा रहा हूं सीधे सीधे। अगर मैं नीचे नीचे पढ़ा दूं ना तो एक सवाल बनाना, 1-2 बना पाओगे, नहीं तो और सवाल बनेगा ही नहीं, सब ऊपर से निकल जाएगा। तो जब कोई चीज पढ़ना शुरू करो तो उस स्तर तक जाओ जिसके बाद सवाल समझ में आने लगे, सवाल काबिलियत डेवलप, हां अब लिख लेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस बने। 1-2 सवालों में दिक्कत हो सकती है, मगर ज्यादातर सवाल बन जाएं, और बनने लगे फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आप फिट करने जा रहे हो, आईएएस बनने जा रहे हो। लोगों के अंदर यही चीज की कमी रह जाती है, पढ़ता तो खूब है, मगर जब आईएएस का सवाल देखता लगता है अरे यार ये तो बनेगा नहीं, बट कॉन्फिडेंस कोलैप्स, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि मेरा कहां से होगा, बनता ही नहीं है सवाल। मैं तो बार बार दिखाता रहूंगा, पूरे टॉपिक में दिखाता रहूंगा, और आप कुछ लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। कई जगहों पे मैं मॉडल आंसर दे दिया करूंगा आपको। आज सिर्फ मैंने 2 शब्दों को समझाया है, अब विस्तार देंगे कि बुनियादी मूल्य होते कौन कौन है। सत्यनिष्ठा को 1-1.5 पेज, एक एक को हम लोग डिटेल से विवेचना करेंगे। आज केवल दूसरे नंबर के टॉपिक के बैकग्राउंड को मैंने डिटेल से बता दिया, एक दिमाग क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरीके से हमें लिखना है। बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं ना विक्रम, हम उसे कैसे कर सकते हैं आगे देखेंगे। क्लियर है, बोलो। तो अगर कोई पूछ ले अभिक्षमता किसे कहते हैं, तो बोलोगे अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित ताकत, सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको हम प्रशिक्षण देकर, वातावरण देकर भविष्य में साकारित कर सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता विकसित करने की ताकत को दर्शाता है, और यह संभव है। और एग्जाम्पल के स्तर पे देखना हो तो एग्जाम्पल देखना, हमने ये प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है। चाणक्य का उदाहरण, चाणक्य एक बार एक गांव से गुजर रहे थे, पहले भी मैं इसको बता चुका हूं, फिर से सुन लो। गांव में कुछ बच्चे नाटक खेल रहे थे। नाटक में एक व्यक्ति राजा बना हुआ था, एक बच्चा राजा बना हुआ था, और लोग उसके सामने बैठकर अपनी समस्याएं सुनाते थे। और एक बच्चा जो था वो राजा का अभिनय कर रहा था। वो अन्य बच्चों की समस्याओं को सुनता था और उसका कहता था इसका निदान ऐसे होना चाहिए। और ये चाणक्य वहां रुक के देख रहे थे इस बच्चे को। बच्चा राजा तो वास्तव में नहीं था, बट राजा बनने की जितनी अभिक्षमता थी, सामर्थ्य था, ताकत था, उसके भीतर झलक रहा था, इसके अंदर ताकत है, आंतरिक सामर्थ्य है कि ये राजा बहुत अच्छा बन सकता है। तो उन्होंने अपनी पारखी नेत्रों से भांप लिया कि इस बच्चे में तो राजा बनने की क्षमता है,
और चाणक्य नंद वंश से जो थे ना, जो उसका शासक था, उससे बड़े नाराज थे। एक बार उसने इनको थोड़ा अपमानित कर रखा था। नंद वंश ये एक बहुत बड़ा वंश था, महान वंशों में आता है, बहुत बड़ा साम्राज्य था, पर चाणक्य के रडार पे था वो। चाणक्य एक अलग ही स्तर के विद्वान आदमी। उन्होंने इस बच्चे को उनके माता पिता से परमिशन लिया और इसको खूब अच्छा सा प्रशिक्षण दिया। इन्होंने प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, उसके भीतर ये भर दिया और उसकी जो क्षमता थी वो धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगी। और उस बच्चे की मदद से उन्होंने इस नंदवंश का, महान नंदवंश, इसको उखाड़ फेंका। और यही बच्चा कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्य, उसको बचपन से उठा लिया था उन्होंने। तो पूछा जाए कि चाणक्य ने आखिर उस बच्चे में क्या देख लिया, तो चाणक्य ने उस बच्चे की अभिक्षमता को भांप लिया कि इसमें तो राजा बनने वाली इंटरनल पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी है। इस एग्जाम्पल को समझाना हो तो इस एग्जाम्पल से समझा दो। यूपीएससी भी चाहती है कि आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, उसको आईएएस अधिकारी के लिए चयन करना है, तो चयन करने में एप्टीट्यूड टेस्ट वो भी लेती है, अभिक्षमता परीक्षण करेगी, पीटी में भी करती है, मेंस में करेगी, इंटरव्यू में करेगी। और जब परीक्षण कर लिया, भांप लिया यूपीएससी ने, यहां इस लड़के में क्षमता है, तो किसी को आईएएस, किसी को आईपीएस, किसी को आईएफएस, किसी को रेलवे, किसी को ऑडिट एंड अकाउंट, अलग अलग सर्विसेज को अलॉट करके कहती है जाओ अब ड्यूटी करने जाओ, आपके अंदर ताकत है, अभी क्षमता है, परीक्षण हो गया, उस परीक्षण में आप पास कर गए, जाओ बन जाओ। और बन गया तो उसके अंदर मूल्य भी तो होने चाहिए। मूल्य विहीन होगा तो गलत काम करेगा। बोलो। तो कई लोग, जब कई बार आप देखोगे कोई अधिकारी कभी गलत काम में पकड़ा जाता है, तो कई सारे लोग सोचते हैं कि यार मुझे अधिकारी बना देता ना, मैं लिखित में दे देता कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से रहूंगा, घूस तो लूंगा ही नहीं, मैं इतना ऑनेस्ट आदमी हूं, मैं तो बड़ा मूल्यों से युक्त आदमी हूं, मैं नैतिक आदमी हूं। बट सवाल है, आप बहुत ईमानदार हो, सत्य निष्ठा की पराकाष्ठा है आपके भीतर, बट आपके भीतर अभिक्षमता भी तो होनी चाहिए, ताकत और सामर्थ्य भी तो होना चाहिए बनने का, कि केवल मूल्यों से आप युक्त हैं तो आपको बना दिया जाए। आप खूब मूल्यों से युक्त हो, सत्यनिष्ठा हो और तमाम चीजें हो आपके भीतर, गैर तरफदारी भी हो, जनता की सेवा का भाव भी हो, तो आपको बना दिया जाए क्या? सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। और केवल सामर्थ्य हो और ये नहीं हो फिर कठिनाई है। दोनों चीजें जरूरी है, अभिक्षमता हो और मूल्यों से युक्त हो, तो सिविल सेवा के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इट शुड बी क्लियर। और ये अगर आधार क्लियर हो गया तो आगे चलना बहुत आसान, आगे तुरंत आप सब चीजों को कवर कर लोगे। इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? अरे बता देंगे, सद्दाब लिख रहे हैं कि सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर, बता देंगे, लिख लेना। अभी जब पढ़ाएंगे समानुभूति तो पूछ लेना, एक्सप्लेन कर देंगे। सहानुभूति, कोई आपके सामने कोई भिखारी आ जाए, आप उसको 10 का सिक्का दे देते हो, उसके दर्द को थोड़ी समझते हो, अपने को कूल डाउन करने के लिए 10 का सिक्का दे दिया, आपने सहानुभूति प्रकट कर दी उसके साथ बिना उसके दर्द को समझे हुए। समानुभूति में हम दूसरे के दर्द को फील करते हैं। कभी कभी आप कठिनाई में हो ना, कोई मित्र आता है ना, अगर आप कठिनाई में हो तो आपका मित्र भी कठिनाई फील करता है, वो भी दर्द फील करता है। और कुछ लोग हंसते खेलते आएंगे, आपके दर्द को फील, आपको सांत्वना देकर सहानुभूति प्रकट करके चले जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, होता है, चलता है। और कोई आपका मित्र आपकी कठिनाई को फील करता, उसके भी चेहरे पर उदासी आ जाती है कि यार मेरा दोस्त तो ये कठिनाई में,
आपके दर्द को फील करता है, उसको हम बोलते हैं समानुभूति। आपके समान अनुभूति कर रहा है। डिटेल से देखेंगे सदाब, बट क्रमिक रूप से पढ़ो। अभी पहला पार्ट जो मैंने बताया उस पर फोकस करो, उसके बाद सत्यनिष्ठा पढ़ाऊं, सत्यनिष्ठा पे फोकस करो। सवाल जब सत्यनिष्ठा पढ़ाऊं तो सत्यनिष्ठा पे पूछो कि ये सवाल आया है, ये नहीं बना। जब दूसरा टॉपिक पढ़ाऊं तो दूसरे टॉपिक पे पूछो। पढ़ा रहा हूं, अभी पहला टॉपिक पूछ रहे हो चौथे टॉपिक पे, ये नहीं। चौथा पढ़ाएं तो उस समय पूछ के निपटा लो, रखे रहो अपने स्टॉक में। मैं प्रयास करूंगा, सबका तो देना मुश्किल काम है, इतने सारे सवाल आते हैं। अब किसी ने कहा कि वो बड़ा सतही सवाल पूछता है, ये तो आप खुश रहो। सबका स्तर अलग अलग, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, अलग अलग मस्तिष्क है, अलग अलग विचार है, अलग अलग काबिलियत है। कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा। तो हम इस क्रम को देखने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक, आगे और हम लोग डिटेल से देखेंगे। और आप सारे लोग कंफर्म कर लेना, आगे की क्लास मोस्ट प्रोबेबली हमारी इथिक्स वाली क्लास फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, नेक्स्ट 3 days ऑफ है। सो विल स्टार्ट द क्लास वंस अगेन फ्रॉम मंडे। सोमवार से हमारी क्लास पुनः शुरुआत होगी। तो आगे के शब्दों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? और बीच बीच में मैं वो देता रहूंगा, बैठ के नोट्स लिखते रहना, मिलाते रहना मॉडल आंसर से।